फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार, एरिस्टोटल का जो व्यू है स्लेवरी पर, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल या अरस्तू के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये राजनीति विज्ञान के जनक हैं। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इनकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक और वीडियो में इनकी जीवनी के बारे में, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अरस्तू ने दास प्रथा के बारे में क्या कहा है। अरस्तू का, एरिस्टोटल का जो स्लेवरी का जो थ्योरी है उसके बारे में इनका, अरिस्टोटल का क्या कहना है। अरिस्टोटल जो है वो दास्ता की, यानी कि जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, जो दास्ता का सिद्धांत है, उसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। ही इज़ बिलोंग फ्रॉम द ग्रीस। ये एक यूनानी दार्शनिक थे और इनका ये मानना, और उस समय यूनानी जीवन का दास्ता जो है एक बहुत बड़ा विशेष अंग था। अरस्तू ने राज्य और सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हुए उन्होंने दास्ता का समर्थन किया। और अरस्तू ये कहते हैं कि कुछ लोग शासन करें और कुछ लोग शासित हों। यह न कि एक यह न तो सिर्फ प्राकृतिक है बल्कि व्यावहारिक भी है, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए और कुछ लोग शासित रहने के लिए नियत हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, उनके पास रीज़न होता है, उनके पास करेज होता है, उनके पास माइंड होता है, बट उनके पास बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जो कि मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं पर मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। उनके में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, उनके पास रीज़न नहीं होता है, उनके पास वाद विवाद करने की या तर्क करने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो यानी कि ये एक तरीके का नेचुरल है, प्रकृति ने भी इस तरीके के लोगों को बनाया है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल स्लेवरी को सपोर्ट करते हुए यही कहते हैं कि जो मेंटली फिट हैं बट फिजिकली हो सकता है कि थोड़े से स्ट्रांग ना हो, तो उनका काम है कि वो शासन करें, और जो फिजिकली फिट हैं वो जो हैं वो, चूंकि उनके पास रीज़न नहीं है, उनके पास उसने तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, तो उनका काम यही है कि वो स्लेव बने रहें। यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो क्या होता है कि डेवलप होता रहता है, समाज जो है, राज्य जो है वो बनता रहता है। तो यहाँ पर अरस्तु ये कहते हैं कि दास प्रथा को समझने के लिए पहले हमें जो फैमिली है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसे ठीक से समझना पड़ेगा। यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि फैमिली के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मास्टर होते हैं, स्लेव होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रॉपर्टी एक फैमिली का पार्ट होती है, संपत्ति जो एक गृहस्थी का हिस्सा होती है, उसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है, जो फैमिली का पार्ट होती है, प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एनिमेटेड, दूसरा इनएनिमेटेड, यानी कुछ सजीव संपत्ति होती है, कुछ निर्जीव संपत्ति होती है। तो यहाँ पर निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और दूसरी अचल संपत्ति आती है, और संजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े और स्लेव भी आते हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो मेंटली थोड़े से वीक हैं लेकिन फिजिकली स्ट्रांग है, उनका एक ही काम है कि वह अपने मालिक के कंट्रोल में रहे। अगर वो अपने मालिक के कंट्रोल में रहेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये मालिक जो है उसके अंदर सोचने समझने की, जो रेशनैलिटी की कुछ ऐसे गुण डाल दे, तो आगे आने वाले समय में ये दास जो है वो फ्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल या अरस्तु ये कहते हैं कि दास का महत्व कब तक है? जब तक वो एक फैमिली के साथ है, जब तक वो अपने मास्टर के साथ है, वो अपने मालिक के साथ है। यहाँ पर अरस्तु जो है वो दास प्रथा का काफ़ी समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि हालांकि
प्लेटो की रिपब्लिक में इसका कोई उल्लेख नहीं होता है। प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु रहते हैं, लेकिन अरस्तु जो है वो दास प्रथा को एक व्यवस्था के रूप में मानता है, और यहाँ पर वो दास को सजीव संपत्ति के रूप में मानता है। और वह परिवार में 3 तरीके के संबंधों को दर्शाता है कि मालिक और दास होते हैं, मालिक और पत्नी, और मालिक और बच्चों के मध्य। और यहाँ पर वो ये लॉजिक देता है कि स्लेव जो है उसका एक ही ड्यूटी है कि वो अपने मालिक के कंट्रोल में रहे, ताकि मालिक जो है, जो उसका मास्टर है, वो धीरे धीरे उसके अंदर कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, उसको डेवलप करे। और ये हो सकता है कि आगे जाकर कि ये स्लेव के अंदर कुछ रीज़न हो जाए, कुछ उसके अंदर बुद्धि क्षमता हो जाए, कुछ सोचने समझने की शक्ति हो जाए, तो आगे आने वाले टाइम में वो हो सकता है कि स्लेव न रहे और वह फ्री भी हो सकता है। यहाँ पर अरस्तु जो है, जो स्लेव है, जो दास प्रथा है, जो दास है, उसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है। वो ये कहता है कि जो व्यक्ति अपना नहीं लेकिन दूसरे का है, प्रकृति से ही वो दास है। इट्स मीन्स कि उसके पास रीज़न नहीं है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, और इसी कारण जो है वह स्लेव बना है। और इसके साथ ही साथ वह एक तरीके का स्लेव इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वह संपत्ति की वस्तु है, वो खुद, और वो दूसरे का है, खुद का नहीं है। और दास जो है, जो स्लेव है, ही इज जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, वह एक उपकरण की तरह है। और इसका उद्देश्य यही है कि वो अपने मालिक की सेवा करे, ताकि उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, पूरे हाउस होल्ड वर्क से फ्री होकर स्टेट के डेवलपमेंट में और स्टेट के विकास में अपना जो पूरा 100% है वो दे सके। यहाँ पर अरस्तु जो है वो दास प्रथा के औचित्य के संदर्भ में 3 आधार बताते हैं। वो ये कहते हैं कि दास प्रथा क्यों सही है, उसका किस तरीके से उसका जस्टिफिकेशन देते हुए अरिस्टोटल ये कहते हैं कि दास प्रथा जो है वो प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ही ये नियम बनाया है कि जो सुपीरियर होते हैं वो इंटीरियर पर को डोमिनेट करते हैं, उस पर गवर्न करते हैं। और नेचर ही ऐसा है कि कोई भी इक्वल नहीं है। कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, कोई ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो स्लेव है वहाँ पर वो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो जन्म से ही स्वामी बनकर पैदा होते हैं, मास्टर बनकर पैदा होते हैं, कुछ लोग जो दास बनकर पैदा होते हैं। और यहाँ पर ये अरिस्टोटल ये कहते हैं कि प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनके पास इंटेलेक्चुअल है, वो उनके पास बौद्धिक बलता है। और जो दास हैं उनके पास फिजिकली बहुत स्ट्रांग है वो, लेकिन वो मेंटली काफ़ी वीक हैं। इसीलिए यहाँ पर जस्टिफिकेशन देते हुए ये अरिस्टोटल कहते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम इज़ नेचुरल। अगर हम ये देखें कि दास्ता का या औचित्य देते हुए अरस्तु क्या कहते हैं, तो दूसरे पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि दास प्रथा जो है वो लाभप्रद है, और ये जो स्लेवरी सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर बोथ, ये जो स्लेव हैं और जो मास्टर हैं, इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर ये अरिस्टोटल ये कहते हैं कि कुछ लोग दास होते हैं और इस कारण वो पूरे हाउस होल्ड वर्क करते हैं, और जिससे कि फ्री टाइम मिलता है मास्टर के लिए, जिससे अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो उपयोग है, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना स्टेट के लिए वो कुछ फंक्शन कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और उनको स्टेट के लिए क्रिएटिव करने के लिए, अपने देश के लिए क्रिएटिविटी करने के लिए उनको कुछ फ्री टाइम ज़रूरी होता है, जो कि हाउस होल्ड वर्क से अगर वो फ्री रहते हैं तो कर सकते हैं। और यही हाउस होल्ड वर्क जो है वो स्लेव करते हैं। अब यहाँ पर अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि जो स्लेव हैं, चूँकि उनके पास उस तरीके का रीज़न नहीं है, उनके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं है, और वो मास्टर के पास रहेंगे तो वो मास्टर से उस चीज़ें सीख भी लेंगे। इसलिए अरस्तु या अरिस्टोटल ये कहता है कि दास प्रथा जो है वो दासों के लिए लाभप्रद है, क्योंकि जो वो मास्टर अपने मास्टर की, अपने मालिक के साथ रहते हैं, तो उनमें जो है एक तरीके की क्रिएटिविटी या वर्च्यू जो है वो बढ़ती रहती है।
इसके साथ यहाँ पर जो एरिस्टोटल है वो ये भी कहते हैं कि दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पर एरिस्टोटल इस में भी बात करते हैं कि जब उस समय जो यूनानी जो जगत था वहाँ पे दास प्रथा बहुत अधिक फेमस थी, बहुत अधिक प्रचलित भी थी, और एक तरीके का ये जो नेशनल इकोनॉमिक है उसका एक पार्ट बन चुकी थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का बहुत बड़ा वर्ग होता था, स्लेव का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था, और इन्हीं पे जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, जो नेशनल जो इकोनॉमी है उस पर टिकी हुई थी। और ऐसी स्थिति में अगर उस समय अरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर उस समय स्लेव सिस्टम को इग्नोर कर दिया जाता या अस्वीकार कर दिया जाता तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ने का ही डर नहीं था, बल्कि इन जो राज्यों की जो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके भी बिगड़ जाने की, उसके भी खत्म हो जाने की भी एक तरीके का आशंका थी। इसलिए अरस्तु उस समय दास प्रथा का एक समर्थन करते थे। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि जो अरस्तु जो है वो ये कहते हैं कि दास प्रथा उस समय बहुत उपयोगी था, संपूर्ण समाज के हित में भी था, क्योंकि कुछ जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे वो घरेलू जो हाउस होल्ड वर्क से वो फ्री होते थे और वो निश्चिंत होकर पूरी तरीके से एकाग्रचित्त होकर अपना पूरा जो समय है वो समाज के लिए दे सकते थे, अपने देश के लिए दे सकते थे। इसलिए ज़रूरी भी था कि दास हो जो कि अपने मास्टर्स को, अपने मालिक को फ्री कर सकें। हालांकि ये सब सुनकर आपके माइंड में कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रहा होगा और हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अरस्तु जो है, अरिस्टोटल कहते हैं कि देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ स्लेवरी। दास्ता के दो प्रकार बताते हैं अरस्तु। पहला कहते हैं कि नेचुरल और दूसरा है लीगल। अब नेचुरल स्लेवरी या स्वाभाविक ये जो प्राकृतिक दास्ता है वो क्या है? अरस्तु ये कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं, वो स्वाभाविक या नेचुरल स्लेव होते हैं। और अरस्तु कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्वभाव से ही दास होते हैं। वो पैदा ही होते हैं और प्रकृति में वो इसलिए पैदा होते हैं कि वो शासित होने के लिए ही होते हैं, और उनको स्लेव ही बनाया जा सकता है क्योंकि उनकी इस तरीके की न माइंड है, न उनके अंदर तार्किक क्षमता है, और वो अयोग्य हैं। लेकिन जो लीगल स्लेवरी है वो क्या है? अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जब युद्ध में किसी अन्य राज्य से पराजित किए हुए कुछ लोगों को जब बंदी बनाया जाता है तो उनको दास बनाया जाता है। इस तरीके की जो दास्ता है, इस तरीके की जो स्लेवरी है, उसी को अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उसको लीगल स्लेवरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अरिस्टोटल एक डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। वो ये कहता है कि जो यूनानी होते हैं, जो ग्रीक होते हैं, वो बेस्ट होते हैं, और नेचर ने उन्हें स्लेव बनाने के लिए पैदा ही नहीं किया है। तो अगर यहाँ पर यूनानी जो हैं, जो ग्रीक के जो लोग हैं, अगर वो युद्ध में हार भी जाते हैं तो भी उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म करें, हालांकि आपके माइंड में बहुत सारी क्रिटिसिज्म आ रही होगी कि एरिस्टोटल का जो स्लेवरी सिस्टम है उसका आप आलोचना, बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी आपके बुक्स में भी आलोचना लिखी हुई हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारे आलोचना जो है, जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहले तो अगर आप देखें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, वो ये कहता है कि समानता का अधिकार देता है सभी को, राइट टू इक्वालिटी। किसी के साथ कोई भी किसी भी आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एरिस्टोटल जो है वो बात करते हैं स्लेव सिस्टम की। तो इस जो सरकमस्टांसेस है, जो इस समय जो कंडीशन है, यहाँ पर किसी को हम इसलिए नहीं बना सकते हैं कि वो नेचुरल जो है उसके अंदर थोड़ा माइंड कम है, या वो अयोग्य है, या वो मंद बुद्धि है, तो हम इसलिए उसको स्लेव बना सकते हैं। आप इस तरीके के भी क्रिटिसिज्म के पॉइंट लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम अगर अपने स्लाइड की बात करें तो अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि अरिस्टोटल का जो स्लेवरी सिस्टम है उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हुए ये भी कह सकते हैं कि दास प्रथा जो है वो किसी भी एंगल से हम उसको प्राकृतिक नहीं कह सकते, नेचुरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दास प्रथा किसी भी तरीके की प्राकृतिक नहीं है। ये तो हमेशा का ही मतलब रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं,
उनमें तो डाइवर्सिटी होगी ही, उनमें विभिन्नता तो होगी ही, उनका जो माइंड लेवल है वो भी अलग होगा। तो क्या हम इस आधार पर किसी को स्लेव बना लें? तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल ये कहते हैं, जो स्लेव सिस्टम को जो नेचुरल कहते हैं, वो पूरी तरीके से सही नहीं होती है। दूसरा ये है कि एरिस्टोटल जो है वो जो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग अलग अलग डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनमें से कुछ स्लेव के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो मानव समूह का जो विभाजन है वो संभव ही नहीं। हम एरिस्टोटल के स्लेवरी सिस्टम के को क्रिटिसाइज करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी के दो आधार स्तंभ होते हैं। फर्स्ट इज लिबर्टी एंड सेकंड वन इज इक्वालिटी। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वहाँ पे स्वतंत्रता और समानता दोनों हो। लेकिन जो एरिस्टोटल का जो स्लैवरी सिस्टम है इन दोनों के अगेंस्ट है। यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो दास है, जो स्लेव है, जो वाकई में सोसाइटी में काम करते हैं, उन्हें तो सोसाइटी में किसी भी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। और और दूसरी तरफ जो कम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो कि मास्टर हैं, जिनके पास माइंड है, लेकिन उनको तो सारी चीज़ें, उनको सारी सुख सुविधा मिल रही हैं। तो ये जो अरिस्टोटल का जो स्लैवरेज सिस्टम है पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक जो थ्योरी है उसके पूरी तरीके से अगेंस्ट हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये एरिस्टोटल का जो ये स्लैवरेज सिस्टम है उसमें वो दास को एक सजीव संपत्ति कहता है। इट्स मीन स्लेव इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी। अब वो जो स्लेव है उनको एनिमल के ही के समरूप रखता है। तो यहाँ पर कि जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सजीव भी हो और निर्जीव भी हो, इस तरीके का ये कंट्राडिक्शन का जो आइडियोलॉजी है वो हमें एरिस्टोटल के स्लेव सिस्टम में दिखता है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।